आप सभी दर्शकों को कुमार राहुल का नमस्कार। गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित मुजफ्फरपुर दूरदर्शन पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और आज की परिचर्चा का विषय है गांधी दर्शन और भारतीय संस्कृति। इस चर्चा को विस्तार देने के लिए और इस पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं जीवछ कॉलेज हिंदी विभाग से संबद्ध संत शाह जी, डॉक्टर संत शाह जी, और रामेश्वर द्विवेदी जी जो भटिंडा केंद्रीय विद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और प्रसिद्ध कवि और कथाकार भी हैं। हम सब को पता है कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक संस्थान है और गांधी एक पूरे के पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे न सिर्फ शील के बल्कि मर्यादा के भी प्रतीक हैं, सदाचार के भी प्रतीक हैं और उन्होंने पूरी चिंतन प्रणाली को, जो भारतीय परंपरा थी, उस चिंतन प्रणाली को अपने विचारों से निखारा, उसे विस्तार दिया और उन्होंने कई प्रयोग किए, चाहे वो भारतीय राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, आध्यात्म हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने नित्य नूतन प्रयोग किए। आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले सर रामेश्वर द्विवेदी जी से जानना चाहेंगे कि गांधी के समय में बहुत सारे विचारक थे और उनके समकालीन विचारकों ने भी अपनी अपनी तरह से चीज़ों को विश्लेषित किया, अपनी दृष्टि से देखा। तो कैसे गांधी उन तमाम समकालीन विचारकों में विशिष्ट थे और उन्होंने कैसी अपनी खास पहचान बनाई, उनमें क्या खास था? राहुल जी, जब भी कोई आदमी किसी परिवेश में, वह चाहे राजनीति का हो, वह चाहे आध्यात्म का हो, वह चाहे संस्कृति का हो, जब अपना अतिरिक्त योगदान करता है तो वह विशिष्ट होता है। गांधी की तत्कालीन परिवेश में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मानवीयता, मनुष्यता उनके भीतर कूट कूट कर भरी थी। मनसा वचसा कर्मणा वे एक थे, जो सोचते थे वही बोलते थे और जो बोलते थे वही करते थे। तीसरी बात, उन्होंने करुणा को अपने जीवन में बहुत महत्व दिया था और उनकी पहचान भारतीय संस्कृति में इस रूप में की जाती है कि वे कतार में खड़े आखिरी आदमी के हित की बात सोचते थे और किसी भी योजना के कार्यान्वयन के पहले वे यह देखते थे कि किसी भी लंबी कतार में खड़े आखिरी आदमी तक इस योजना का लाभ पहुंचता है कि नहीं। यह उनकी कसौटी थी। दूसरी बात जो उनको विशिष्ट बनाती है तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, वह है कि देश प्रेम का, राष्ट्रीयता का जो बोध उनके भीतर था, उसके लिए जिस खतरनाक होने की हद तक की ईमानदारी की जरूरत थी, वह गांधी के चरित्र का पहला बेस था, पहला आधार था। गांधी ने अगर चाहा होता, थोड़ा सा अगर अपना ईमान हिला दिया होता, जी, परिवेश गांधी का हो, उसके पहले का हो या आज का हो, आटे में नमक जितने लोग ईमानदार हैं, सुबह ही चले आते हैं बाजार में लोग, गठरियां सर पे उठाए हुए ईमानों की। बहुत अच्छा कहा आपने सर, और हम फिर आपके पास लौटेंगे। इससे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि गांधी का जो जीवन है वो संघर्षों की एक अनवरत यात्रा है
और ये संघर्ष दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है, चंपारण तक पहुंचता है। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, करो या मरो, नमक सत्याग्रह, इस तरह के अनेक सारे आंदोलनों से जुड़ा हुआ है उनका पूरा का पूरा जीवन। और उन्होंने ये माना था कि जो लड़ाई हमें लड़नी है अंग्रेजों के खिलाफ, वो बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि जो बुराइयां समाज की जड़ों में है, तो उन जड़ों से उन बुराइयों को दूर किए बगैर पूरा का पूरा एक समग्र दृष्टिकोण था उनका। तो इस जो उनकी यात्रा थी, जो चंपारण तक पहुंची है, तो इससे जुड़ा कोई रोचक संस्मरण या कोई ऐसा पहलू जो आपके संज्ञान में हो, तो उस पर कुछ बताएं। चंपारण से एक पत्रिका निकलती रही है, चंपारण चंद्रिका, तो उसमें एक रोचक तथ्य आया था और एक दूसरा तथ्य भी कहा जाता है। पहला तथ्य यह था, उसमें वर्णित था कि गांधी जी सिर्फ एक वस्त्र में कब से रहने लगे। तो उसमें वर्णन था कि जब उनको बगहा के एक गांव में घुमाया जाने लगा तो एक कुएं का जिक्र आया जी। उस कुएं को दिखाते हुए लोगों ने बताया कि यह वही कुआं है जिसमें एक सास और पतोह डूबकर मरी थी। डूबने का कारण क्या था? डूबने का कारण यह बताया गया कि दोनों के बीच में मात्र एक साड़ी थी और उसी साड़ी को दोनों सास और बहुएं बारी बारी से पहनती थी और बाहर जाती थी। बीच में पेबंद वगैरह लगाकर भी काम चलता रहा, लेकिन जब वह साड़ी पहनने लायक नहीं रह गई, अब ये दोनों घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो दोनों ने सोचा कि अब तो खरीद नहीं पाएंगे, कोई स्रोत नहीं है खरीदने का, तो दोनों एक साथ रात में कुएं में डूबकर मर गई। सुबह में गांव की महिलाओं ने देखा कि दो नंगी सास बहू वहाँ डूबकर मरी पड़ी हैं। दूसरा तथ्य यह बताया जाता है कि गांधी जी ने अपनी पत्नी को, कस्तूरबा को भी वहाँ जैसे भितिहरवा आश्रम है वहाँ पढ़ाने के लिए जी लगा रखा था। पहले तो ना नुकुर करती रही कस्तूरबा कि मैं क्या इसे पढ़ाऊंगी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि सिर्फ पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, यहाँ के लोगों को संस्कारित करना भी उद्देश्य है। कारण यह कि चंपारण में गरीबी थी, अशिक्षा थी, तो लोग गंदे भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम संस्कारित भी करो। तो कस्तूरबा जाती थी और कहती थी कि साफ सुथरे कपड़े पहन के आया कीजिए। एक महिला को बार बार कहने के बाद भी वह साफ सुथरा कपड़ा पहनकर नहीं आती थी। इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कस्तूरबा गांधी ने जब टोका कि ऐसा तुम क्यों नहीं कर रही हो, तो उसने कहा कि हमारे पास दूसरी साड़ी होती तब ना मैं बदलती और इसको साफ करती। इस बात की जब चर्चा गांधी जी के सामने हुई तो गांधी जी ने संकल्प लिया कि जब तक, जैसा कि हमारे रामेश्वर द्विवेदी जी ने कहा कि आखिरी आदमी तक सोचते थे, उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश के एक एक व्यक्ति को पहनने के लिए पूरा वस्त्र नहीं मिल जाता है, तब तक मैं एक ही वस्त्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा और काम करता रहूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये सादगी थी उनके जीवन में, और ये एक तरह का व्रत लिया था उन्होंने, और ये उनके पारिवारिक जीवन में भी इसकी झलक देखने को मिली। बहुत बढ़िया। रामेश्वर जी, आपने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, वो उनका जो दर्शन था, उनकी जो दृष्टि थी, उसमें जो वो सोचते थे वही कहते थे, वही करते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सदाचार मूलक उनकी जीवन दृष्टि थी, और ज्ञान को भी वो सदाचार से जोड़ के ही देखते थे। तो इस क्रम में एक प्रश्न उठता है, एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है कि इस सदाचार को उन्होंने धर्म से किस हद तक जोड़ा, समाज से और राजनीति से किस हद तक जोड़ा, और धर्म, समाज और राजनीति में सदाचार का क्या मूल्य था, क्योंकि ये उनके जीवन का एक दर्शन था कि जिस तरह सुकरात कहते थे कि ज्ञान ही सदाचार है, सदाचार ही ज्ञान है, उस तरह से गांधी भी इस सदाचार को जीवन में, समाज में, राजनीति में ला करके और उसको परिपाक करना चाहते थे, परिशुद्ध करना चाहते थे। तो क्या इसमें इससे संबंधित कोई दरअसल उदाहरण आपके पास है? वैयक्तिक
ईमानदारी और सामाजिक ईमानदारी यह सदाचार का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी जी मैं कहते कहते रह गया था जी कि जिस समय दुनिया के 95% लोग बेईमानी के तहत अपनी ज़िंदगी, अपने बाल बच्चों की परवरिश, अपना धन बढ़ाने की कोशिश में लगातार काम कर रहे हैं, उसी समय गांधी ने अगर चाहा होता तो रानी विक्टोरिया अपना साम्राज्य बेच कर भी हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर उनके लिए सोने का मकान बनवा देती, अगर थोड़ा सा उन्होंने अपना ईमान हिलाया होता। एक छोटा सा संदर्भ है जो कहीं उनकी आत्मकथा में हमने पढ़ा हुआ है कि गांधी में प्रारंभ में जैसे सभी लोगों में दुर्बलताएं होती हैं मनुष्यगत, और हम अपने उन्हीं सदाचारों और मूल्यों की वजह से उन जानवरपन से उबरते हैं और मनुष्य होने की हद में बढ़ते हैं। दुनिया का कोई भी मनुष्य फरिश्ता पैदा नहीं होता, उसके भीतर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें होती हैं। जब वह अपने भीतर की दानवता को प्रश्रय देता है तो वह रावण होता है, कंस होता है, रांगा बिल्ला होता है, और जब वह अपने भीतर की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है तो वह गांधी होता है, वह बुद्ध होता है, वह विवेकानंद होता है। गांधी बचपन में मांस खाते थे, दोस्तों की सोहबत में वह सारी चीज़ें जो मनुष्यगत कमजोरियों के तहत गिनी जाती हैं, मगर एक दिन अचानक उन्होंने जाते हुए रास्ते में देखा कि कोई कसाई किसी बकरे को रेत रहा है। वहाँ वे ठमक खड़े हो गए और उस दिन के बाद स्वाभाविक तौर पर उनके मन में घृणा का भाव आया मांस मछली खाने के प्रति, क्योंकि जीव हत्या का सीधा संबंध इससे है। यह सदाचार किसी क्षण में कौंध कर उनके भीतर पैदा हुआ था। सत आचार से तो उनका पूरा जीवन, उनका परिवेश, उनका रहन सहन, उनके पहनावे, उनका बोलना परिपूर्ण था। और उनकी ईमानदारी और सदाचार का ही एक मादा यह भी था कि अयं निजः परो वेति वाली भावना उनके भीतर थी, क्योंकि किसी भी समाज के पिछड़े वर्ग को उत्थान देने के पैरेलल बराबर उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा। जवान होने के बाद उनके बेटे उनके सबसे बड़े विद्रोही थे, उनके सबसे बड़े आलोचक थे। जी जी क्योंकि कहीं से भी जैसे हम साधारण लोग अपने परिवार और बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी उत्सर्ग करते हैं, यह बात और है कि रिटर्न हमें मिलता है नहीं मिलता है, मगर हम करते हैं। सैकड़ों उदाहरण देखने के बाद भी करते हैं और सबसे ज़्यादा करते हैं और समाज के लिए नहीं सोचते। गांधी के सदाचार का यह हिस्सा था कि उनके लिए पूरी दुनिया, पूरा समाज और खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें ज़्यादा प्रिय थे, जिनके उत्थान की कोशिश बहुत ही उल्लेखनीय बात आपने कही। और मुझे याद आ रहा है कि मैं कहीं उन्हें पढ़ रहा था तो उनकी सात्विकता और सदाचार से जुड़े इस तरह के कई उदाहरण सामने आए, और वो कहते भी हैं कि हम जिस वस्तु को, जिस प्राणी को जन्म नहीं दे सकते, उसका जीवन हम ले कैसे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी गांधीवाद की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो। अब मैं पुनः सर आपके पास आते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि गांधी बार बार ये जिक्र करते हैं कि व्यक्ति को समाज के लिए, समाज को राष्ट्र के लिए, और ज़रूरत पड़े तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को संपूर्ण विश्व के लिए उत्सर्ग कर देना चाहिए। तो इससे ऐसा पता चलता है कि वे पूरी की पूरी मनुष्यता को बचाना चाहते थे। उनके विचारों के केंद्र में कोई सीमा नहीं थी भूगोल की, कोई सरहद नहीं थी राष्ट्रों की, बल्कि संपूर्ण विश्व मानवता को वे देखना चाहते थे पल्लवित और पुष्पित होते हुए। तो व्यक्ति से विश्व मानव तक की जो उनकी यात्रा है उसमें कई पड़ाव हो सकते हैं। इस पर आप कुछ प्रकाश डालें कि ये जो उनका मानवतावादी विचार था, जो व्यक्ति से शुरू होकर के विश्व मानवता तक पहुंचता है। इस संदर्भ में मेरा अपना विचार है कि गांधी गीता से बहुत प्रभावित थे, गीता की प्रति हमेशा साथ लिए रहते थे।
गीता में कर्म को महत्व दिया गया है, हम सब जानते हैं। और फिर गांधी राम राज्य से और राम से भी प्रेरित रहे। राम में हम देखते हैं कि त्याग की भावना थी, राम में राज करने की भावना नहीं थी, जनता को राहत पहुंचाने की भावना थी। हमारा कोई भी एक प्रजा में कोई एक व्यक्ति है वह दुखी नहीं हो, पीड़ित नहीं हो। तो गांधी ने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा। ऐसा कहा जाता है कि गांधी दर्शन, उन्होंने अपने से कोई दर्शन का इजाद नहीं किया, कोई दर्शन प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन भारतीय दर्शन में जो भी चीज़ें आई हैं उनमें से कुछ को आत्मसात किया और उस पर जो उन्होंने अपने कार्य किए उसके आधार पर वह गांधी दर्शन माना जाता है। तो भारत में तो इस तरह का चिंतन होता ही रहा है, चाहे वह गौतम बुद्ध हों या फिर वर्धमान महावीर हों। वहाँ अहिंसावाद आया। और एक चीज़ यह भी कही जाती है कि इन लोगों ने जो संदेश दिया आज भी विश्वव्यापी है, खास करके बौद्ध धर्म तो पूरा विश्वव्यापी अभी भी है। तो उन सब चीज़ों से ग्रहण करते हुए गांधी ने, ऐसा एक बात यह भी कही जाती है कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने एकांत में इन सब चीज़ों का अनुसरण किया और फिर प्रतिपादन किया, लेकिन गांधी ने उसको कर्म के साथ जोड़ दिया और जोड़ करके उन्होंने देखा कि इसमें किस तरह समष्टि का भाव समाया हुआ है बुद्ध के चिंतन में, और इस तरह वे व्यक्ति से बढ़ते हैं समाज की ओर और समाज से फिर राष्ट्र की ओर बढ़ते हैं और राष्ट्र से पूरा विश्व की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया कहा सर आपने। इसी क्रम में सर मैं चाहता हूं कि चूंकि आज का हमारा विषय है गांधी दर्शन और भारतीय संस्कृति, तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के आभ्यंतरिक या उसका जो अंतरंग है उस पर प्रकाश डालती है। एक तरह से हमारी जो बौद्धिक विरासत है उस विरासत को संभालना, सहेजना और उसका उपयोग करना भावी पीढ़ियों के लिए। तो इस बौद्धिक विरासत को कहां तक संभाल के रख सके गांधी और उसका उन्होंने किस तरह प्रयोग किया देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में। भारतीय संस्कृति के मूल में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। पहली चीज है करुणा। वेद से बुद्ध तक इस करुणा और महाकरुणा को गांधी ने अपने जीवन में उतारा। जिंदगी भर उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण रहा जी कि वे करुणामय रहे। और दूसरी विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। अभी सर ने बात की जी। वसुधैव कुटुंबकम, आपने सवाल भी किया कि व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व। जी। विश्व मानवता की बात करते जी, हैं। जी। विचारधाराएं पहले तय नहीं होती हैं। जब कोई 1000 साल नरगिस अपनी वेनुरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत पे होता है चमन में दीदावर पैदा। तो जब उसका जीवन उदाहरण बनने लगता है, अनुकरणीय बनने लगता है, और वह जब अपनी पूरी जिंदगी जी चुका होता है जिन सिद्धांतों के आधार पर या जिस तरह मनसा वचसा कर्मणा के आधार पर जब वह सिद्ध करता है अपने को, तो उसकी विचारधाराएं बाद में बनती हैं कि यह अमुक व्यक्ति से बनी हुई विचारधारा है। गांधीवाद के मूल में भारतीय संस्कृति की यह दो तत्व, एक करुणा, महाकरुणा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना दोनों रही है। निश्चित रूप से एक मेमने को पालने से लेके एक व्यक्ति को संरक्षित करने तक और अपने आश्रम में होने वाले कामों में अपने सेवकों का काम करने वाले लोगों का हाथ बटाने तक, उनके सदाचार, भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य और एज ए मैन एक आदमी को कैसा अपनी पूरी आइडियोलॉजी के साथ होना चाहिए, उसको गांधी ने सिद्ध किया है। जी, बहुत अच्छा। अभी अभी चर्चा के क्रम में एक बात सामने आई कि राम राज्य की परिकल्पना, उसकी संकल्पना थी उनकी। और क्योंकि आपने अभी बताया भी कि कोई भी दुखी न हो, कोई भी दीन न हो, कोई भी गरीब न हो,
तो व्यावहारिक रूप से आज हमारा देश कहाँ खड़ा है? क्योंकि राम राज्य की जो उनकी संकल्पना थी, जो परिकल्पना थी, क्या वो कुछ यात्रा तय कर पाई है, कुछ सफ़र तय हो पाया है, या फिर बीच में ही वो यात्रा स्थगित हो गई, या फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि राम के राज्याभिषेक की जब तैयारी चल रही थी तो उन्होंने वनगमन का निर्णय किया। तो एक राजा जिसका ये हक था, ये अधिकार था कि उसका राज्याभिषेक होता, वो राजगद्दी संभालता, उस वक्त उसने परिचय ये दिया कि नहीं भाई, मुझे वनवास पे जाना है। तो वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई की जो परंपरा थी, उसको राम ने निभाया। तो गांधी भी बहुत हद तक इस भावना से ओतप्रोत थे, और वो चाहते थे कि इस देश में जो राज्य और दंड की शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएं। वो भी चाहते थे कि क्लासलेस सोसाइटी बने और किसी को दंड की का जो विधान है वो विधान न रहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। तो क्या उस दिशा में कुछ प्रगति हुई है? इस संदर्भ में मेरा अपना मानना है कि भारत में लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है उसका बहुत सारा कमज़ोर पक्ष रहा है, लेकिन हमारी दिशा एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है, हमारी यात्रा सही दिशा की ओर बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, और जिस तीव्र गति से सही दिशा में हमें बढ़ना चाहिए था, अभी हमारी भारतीय राजनीति उस दिशा में तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है। इसके पीछे जो त्याग की भावना राजनीतिज्ञों में होनी चाहिए, हम देख रहे हैं कि उस रूप में नहीं है। लेकिन राजनीति ने समाज को बहुत कुछ दिया है, और मुझे यह भी लगता है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो विदेशी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ कैसे यह देश एकजुट है, इतनी विविधताएं, इतने जाति, इतने धर्म के लोग हैं, फिर भी देश एक है और हम एक सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह सुखद विषय है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और रामराज की आपने जो चर्चा की, तो मुझे लगता है कि राम की कथा तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन तुलसी ने जो रामराज की परिकल्पना की, और उन्होंने एक जगह लिखा भी कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो हमारा राजनेता हो वह विवेक के साथ, त्याग की भावना के साथ पूरे राष्ट्र को और पूरे व्यक्ति को देखे और उसकी समस्याओं का निवारण करे। तो धीरे धीरे हम उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आशावादी हमें होना चाहिए। जी जी, हमें आशावादी होना चाहिए। सर, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है, एक अंतिम प्रश्न आपसे ले रहा हूं कि गांधी ने अपने समय के तमाम साहित्यकारों, कलाकारों को भी बहुत प्रभावित किया था अपने विचार से, अपने दृष्टिकोण से, और पूरी की पूरी एक साहित्यिक परंपरा गांधी की अनुयायी जान पड़ती है। तो गांधी का तत्कालीन समकालीन साहित्यकारों पर या फिर विचारकों पर और कलाकारों पर किस तरह का प्रभाव परिलक्षित होता है, आप संक्षेप में हमें बताएं। गांधी का वितान हिंदी साहित्य में मैं जानता हूँ सैकड़ों रचनाएं गांधी से प्रभावित हैं। वह चाहे रंग प्रेमचंद के रंग भूमि का अंधा सूरदास हो, जब उद्योगपति उसकी झोपड़ी जला देता है और वह राख समेट रहा है तो उसका भतीजा पूछता है बार बार कि दादा फिर बनाओगे और फिर जला देगा, तो वह कहता है फिर बनाऊंगा। वह फिर पूछता है, 5-7 बार पूछने के बाद वह उठता है, खड़ा होता है, अपने अंगूठे झाड़ता है और कहता है वह 100 बार जलाएगा, मैं 1000 बार बनाऊंगा। वाह। दूसरा एक संदर्भ निराला की कविता का है कि एक मेहतरानी मंदिर बुहारती है। आपको मालूम है कि उस समय अस्पृश्यता का यह मामला था कि कोई भी तथाकथित छोटी जाति के लोग मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते थे। वह बेटी छोटी सी लेकर जाती है, वह ललकती है कि आखिर इस मंदिर में पर्दे के पीछे है क्या। और वह सीढ़ियाँ चढ़ती है, दूर से कहीं मंदिर डांट देता है, और उन जातियों को उन दिनों इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस डांट का सामना करते हुए वह आगे बढ़ गया, वह उतर आती थी। एक बार वह अपने
अपनी ससुराल से आती है, गर्भवती है, माँ बीमार है, वह कहती है बेटा आप आज मंदिर जाकर साफ कर दो। अच्छा, उस दिन जब वो प्रवेश हाँ करती सर, है, मैं आपको रोकना चाहूँगा हाँ, क्योंकि हमारे पास जस्ट समय की आधा सीमा मिनट, है। आधा मिनट। तो वह पुजारी के डांटने के बाद भी भीतर प्रवेश करती है और पर्दा हटाती है तो देखती है कि सामने पत्थर की मूर्ति है। तब तक पुजारी पीछे चले आते हैं, कहते हैं, वह कह रही है कहाँ है भगवान? वो कहता है सूझता नहीं है तुम्हें या सामने? कहता है कि अरे यह तो पत्थर की मूर्ति है। हे ईश्वर, अगर तुम पत्थर के हो तो मेरे भीतर भी, मेरे गर्भ से भी पत्थर ही पैदा करना। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिली आप लोगों से। और फिर आप इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। फिर हम अगले अंक में किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।